हेलो स्टूडेंट्स। आज कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एमपीएस 4 की, जिसमें 20 क्वेश्चंस थे। उसमें मैंने 5 को ही सॉल्व किया हुआ था। तो एक दो स्टूडेंट्स की कमेंट आई थी कि आप बाकी आंसर्स को भी सॉल्व कर दीजिए। तो मैं जो बाकी के जो 15 क्वेश्चन है आज उनकी 10 की अब बना दे रहा हूँ एक वीडियो, और 5 की शाम तक बना दूंगा। 5 क्वेश्चन जो लास्ट के रह जाएंगे, और इनकी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनकी पीडीएफ भी आपको सॉल्व की टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कल मैंने थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रखा था ऊपर, उसमें पहली वीडियो में एमपीएस 4 की। ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो आप इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, आज का दिन आपका। तो देख लेते हैं 6th क्वेश्चन। ये संघवाद को शक्ति साझाकरण के एक मॉडल के रूप में मूल्यांकन कीजिए। ये वर्ड कुछ ना कुछ चेंज हो सकते हैं आपके। शक्ति बंटवारा, किस तरीके से शक्ति का स्थानांतरित करता है, शक्ति का बांटता है, से जो संघवाद है वो किस तरीके से मॉडल के रूप में उसका मूल्यांकन कीजिए, उसके बारे में बताइए, उसका विश्लेषण कीजिए, उसका वर्णन कीजिए, उस पर टिप्पणी लिखिए। कुछ भी इस तरीके से चेंज होकर क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको उसमें आंसर यही लिखना है आपको। देख लेते हैं। संघवाद एक ऐसा राजनीतिक प्रणाली है जिसमें सत्ता या अधिकारों का वितरण, यानी सत्ता यानी जो शक्ति है और अधिकार है जो शक्ति के सत्ता के पास, उनका वितरण केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच में किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास। यह प्रणाली इस बात को सुनिश्चित करती है कि न केवल केंद्रीय सरकार ताकतवर बन जाए, ये सारे की सारी शक्ति उसके पास आ जाए, कंट्रोल आ जाए, जैसे कि अब धीरे धीरे हो रहा है आज के टाइम पे। सेंट्रल सरकार के पास ज्यादातर सारी पावर आ जा रही है, और जिससे कि जो स्टेट्स की सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही है। उसे हर बात सेंट्रल सरकार से मान्य पूछनी पड़ती है, पैसे के लिए ऑर्डर मांगना पड़ता है, बिल पास करवाना पड़ता है अपने किसी कुछ भी काम करवाने के लिए अपने स्टेट में। बल्कि राज्य सरकारों भी अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से काम कर सके। इसमें संघवाद का मतलब तो यही है कि दोनों में बराबर पावर बटी रहे। और अभी वर्तमान समय में कुछ इसका जो दृश्य है चेंज होता रहा थोड़ा। शक्ति साझाकरण का यह मॉडल लोकतांत्रिक शासन को स्थिर और सशक्त बनाता है। ये जो लोकतांत्रिक शासन है, जो हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली है भारत में, उसको एक अच्छा बनाए रखता है, क्योंकि स्टेट अपना काम करता रहता है। अगर स्टेट के पास पूरी पावर हो तो अपने स्टेट में उसको सेंट्रल की इतनी बारी बारी पूछना नहीं पड़ेगा, और जो दोनों में एकदम बैलेंस बना रहेगा, कोई एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये संघवाद का मतलब था, पर अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे। आप उसके अपने आसपास भी देख सकते हैं, आप न्यूज में भी देख सकते हैं किस तरीके से क्या नए नए कानून पास किए जा रहे हैं, जिससे कि सेंटर के पास सारी पावर आ जाए। संघवाद की मुख्य विशेषताएं: द्विस्तरीय शासन यानी 2 टायर गवर्नमेंट। तो संघीय ढांचे में सरकार 2 स्तरों पर कार्य करती है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें। यह प्रणाली दोनों स्तरों की सरकारों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देती है। संविधान द्वारा शक्ति विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संघीय ढांचे में संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से यह तय किया जाता है कि कौन सी शक्तियां केंद्रीय सरकार को मिलेंगी और कौन सी राज्य सरकार को मिलेंगी। संविधान ये बताता है, संविधान घोषित करता है कि कौन सी शक्तियां इसको मिलेंगी और कौन सी शक्तियां इसको मिलेंगी। पर आजकल सेंटर के पास इतनी पावर हो जाती है तो संविधान को ही कंट्रोल करने रखते हैं और अपने पक्ष में शक्तियों का बंटवारा करवा लेते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। संघवाद में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जिसपे किसी का दबाव नहीं होता, जो संघीय ढांचे के तहत शक्तियों के बंटवारे और विवादों को सुलझाने में मदद करती है। संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संघीय व्यवस्था में संविधान को बदलने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों की सहमति आवश्यक होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी बदलाव में सभी को मत शामिल होना चाहिए। फिर कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके संघवाद के। उदाहरण है जैसे कि भारत में संघवाद का एक मजबूत मॉडल है। यह संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया है। उदाहरण के लिए शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य राज्य सूची में है, जबकि रक्षा, विदेशी नीति और रेलवे केंद्र सूची में है। इसके अलावा कुछ विषय जैसे कि जंगल, बिजली, आर्थिक और सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में है, जिसमें दोनों की सहमति के होना जरूरी है। राज्य सूची, जहां केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। फिर देख लेते संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में संघवाद की प्रणाली में भी शक्तियों का बंटवारा है।
अमेरिकी संविधान ने स्पष्ट रूप से संघीय और राज्य सरकारों के अधिकारों ने निर्धारण किया है, जैसे कि कराधान, जो टैक्स का जो है, और व्यापार और सुरक्षा, ये संघीय सरकार के अधीन आते हैं, जबकि जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और यातायात राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं। संघवाद के फायदे देख लेते हैं। ये मैंने इस तरीके से आंसर बनाए हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा हर एक चीज के बारे में पता चल जाए। आपको ना आपके एग्जाम में इन्हीं पॉइंटों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन और करना पड़ेगा, जिससे आपको 500 की जो वर्ड वर्ड लिमिट है वो अचीव हो सके। ये अभी 350-400 वर्ड की है ये आंसर। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश की है कि इसको समझ सके आप, और पीडीएफ भी ज्यादा बड़ी नहीं हो आपके लिए। संघवाद के फायदे: स्थानीय समस्याओं का समाधान, लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। संघवाद स्थानीय सरकारों को उनकी विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने की अनुमति देता है। इससे स्थानीय जरूरतों और मुद्दों को बेहतर समाधान होता है। लोकतांत्रिक भागीदारी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। संघवाद नागरिकों को विभिन्न स्तरों पर सरकार में भाग लेने का मौका देता है, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ती है। शक्ति का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यह प्रणाली शक्ति का विकेंद्रीकरण करती है, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता और सरकार अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी रहती है। अब इसके देख लेते संघवाद के खिलाफ क्या चुनौतियां आ रही हैं। संघवादों का असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। कभी कभी राज्य सरकारों के बीच संसाधनों का असमान वितरण हो सकता है, जिससे विकास में असमानता आ सकती है, यानी किसी के पास कम मिल सकता है, किसी को ज्यादा मिल सकता है। नीतियों में टकराव, पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट्स। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच नीतियों में टकराव हो सकता है, जिससे प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। संविधान में जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संघीय संविधान जटिल होते हैं और इनमें संविधान का संशोधन करना मुश्किल हो सकता है, जिससे कई बार आवश्यक सुधार लंबित रहते हैं। जो आवश्यक सुधार होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं। संघवाद शक्ति साझाकरण का एक महत्वपूर्ण मॉडल है, जो सरकार को विकेंद्रित करता है और विभिन्न स्तरों पर सत्ता को संतुलन बनाए रखता है। यह प्रणाली न केवल स्थानीय समस्याओं के समाधान में सहायक है, बल्कि नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी को भी बढ़ावा देता है। हालांकि संघवाद की कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि संघवाद संसाधनों का असमान वितरण, नीतिगत टकराव, परंतु उचित व्यवस्था और संवाद के माध्यम से इनका समाधान किया जा सकता है। संघवाद की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार सरकारें अपनी जिम्मेदारियों को निभाती हैं और नागरिकों की जरूरतों को पूरा करती हैं। ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इनको देखिए। फिर भी मैंने इनफ मटेरियल आपको इसमें लिखा है कि जिससे आपका आंसर लिखने में कोई मुसीबत नहीं हो या मुश्किल नहीं हो लिखने में, कि आपको वर्ड जैसे टाइम पे याद नहीं आते कौन से वर्ड है, तो इसमें आपको वर्ड मिल जाएंगे कि ये मैंने पढ़ा था, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, थोड़ा लिख सकता हूँ बना के। 7th क्वेश्चन, आधुनिकता को जातीय आंदोलन के उभरने का एक कारक के रूप में विश्लेषण कीजिए। जो आधुनिक यानी डेवलपमेंट हो रही है, जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है, पेड़ों को कटाई हो रही है और वहां पर जो इमारतें बनाई जा रही हैं, तो जो अनुसूचित जातियां हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको विश्लेषण करना है इस क्वेश्चन में। तो आप इसको बना के भी लिख सकते हैं किस तरीके से क्या किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, बड़ी बड़ी कंपनी द्वारा, और फिर किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन विकास तो हो रहा है हमारे स्टेटों का, पर उसके खिलाफ जो हमारी रूढ़ियां हैं, जो जड़ें हैं, वो बिल्कुल कमजोर होती जा रही हैं। से आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि एक समाज के पारंपरिक ढांचे से बाहर निकलकर नए आधुनिक और विकसित ढांचे में परिवर्तन होना। जो हमारी पारंपरिक जो चलती आ रही हैं चीजें, उससे निकल कर, यानी हम एक हमें बाहर से कंपनी आती हैं या हमें विकास का एक जो छलावा दृश्य दिखता है कि हमें विकास करना है अपने सरकार का, तो हम अपनी जो जो जड़ें हैं उनको ढीला कर देते हैं उस विकास के चक्कर में। और वहां पर जो अब प्रदूषण देखो कितना बढ़ रहा है, पेड़ों की कटाई के कारण ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है। इसमें जैसे शिक्षा, औद्योगिकरण, शहरीकरण, तकनीकी उन्नति और संचार के माध्यम में वृद्धि शामिल होती है। आधुनिकता के कारण जातीय आंदोलनों के उभरने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जमीनों से छुटाना, उनको भगा देना। अभी देख लेते, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनको देख लेते हैं। शिक्षा और जागरूकता। आधुनिक शिक्षा और सूचना के प्रसार के साथ लोग अपने अधिकारों और पहचान के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब लोगों को अपनी जातीय पहचान और उसके इतिहास के बारे में अधिक अधिक जानकारी मिलती है, तो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने और उसे बढ़ावा देने के लिए संगठित। अब देख लेते हैं, जब जब जातियों जो सभी को शिक्षा और जागरूकता मिल जाती है, तो वो अपने अधिकारों को जानने लगते हैं
कि हमें अपनी धरोहर को बचाए रखना, अपने अपने संस्कृति को बचाए रखना है। तो हमने ये क्वेश्चन में यही पूछा है कि सांस्कृतिक आंदोलन, जो जातीय आंदोलन है, आधुनिकता के कारण कैसे उभरने लगे। तो अब हम उसके हिसाब से ही लिख देंगे इस क्वेश्चन को कि शिक्षा और जागरूकता के कारण लोगों में जागरूकता फैली और उन्हें अपने अधिकारों को पता चला, अपनी पहचान पता चली, अपनी संस्कृति धरोहर की सुरक्षा रखने का एक जो महत्व है वो पता चला कि अगर हम इसे बचाए रखेंगे तो ही ठीक है। और सरकार और बड़ी कंपनियां उसको तोड़ने में लगी, और ये इसलिए जातीय आंदोलन उभरते हैं कि हमें इन चीजों की सुरक्षा करने के लिए वो आंदोलन करते हैं। फिर आते शहरीकरण। जब लोग गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं तो वे विभिन्न जातीय समूह के साथ संपर्क में आते हैं। इससे उनकी अपनी जातीय पहचान मजबूत होती है, क्योंकि वे एक बड़े समूह में अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश करते हैं। जैसे बड़े शहरों में काम की तलाश में आने वाले लोग अपने ही जातीय समूह के साथ रहने में, संगठित होने में प्रवृत्ति रखते हैं। आर्थिक समानता। आधुनिकता के साथ आर्थिक विकास भी होता है, लेकिन यह विकास सभी वर्गों को तक समान रूप से नहीं पहुंचता। इससे जातीय समूह में आर्थिक समानता बढ़ती है, जो उनके बीच असंतोष और संघर्ष को जन्म देती है। जैसे अगर किसी विशेष जातीय समूह को रोजगार के कम अवसर मिलते हैं तो वे संगठित होकर अपनी मांगों को सरकार के प्रशासन के सामने रखते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व। आधुनिकता के साथ राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ती है। जातीय समूह अपने अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आंदोलन करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और आरक्षण जैसी नीतियों के माध्यम से अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया। संस्कृति को पहचान। संस्कृति और पहचान। आधुनिकता के प्रभाव से पारंपरिक संस्कृतियां कमजोर हो सकती हैं और होती आ रही हैं। इससे लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। उदाहरण के लिए कई आदिवासी समूह अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए संगठित होकर आंदोलन करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में 1970 के दशक में झारखंड में आंदोलनों की शुरुआत हुई, जो एक अलग राज्य की मांग को लेकर था। यह आंदोलन मुख्य रूप से आदिवासी समूह द्वारा किया गया, जो अपनी संस्कृति और आर्थिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए संगठित करते हैं। और इन जातीय आंदोलनों का जो मेन पार्टी समूह बहुत ज्यादा गलत उपयोग करती हैं, इनका मुद्दा उठाकर अपने इलेक्शन में यूज करती हैं। इसी तरह उत्तरी पूर्वी भारत में नागा आंदोलन भी आधुनिकता और बाहरी प्रभावों के खिलाफ अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने के लिए एक आंदोलन किया। इस प्रकार आधुनिकता कई तरह से जातीय आंदोलनों को उभरने का कारण बन सकती है। शिक्षा, शहरीकरण, आर्थिक समानता, राजनीतिक जागरूकता, सांस्कृतिक पहचान जैसे कारक को इन आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप इन्हीं एडिंग्स को यूज कर अपने लफ्जों में इसको आंसर को बयान कर सकते हैं अपने आंसर शीट में। अगर आपके ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा इस तरीके से मुझे ये चीजें लिखनी पड़ेगी। थोड़ा अपने ये लफ्जों में उसको आप और अच्छी तरह से लिख सकते हैं। लोकतांत्रिक शासनों की प्रकृति पर एक निबंध लिखिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको बिल्कुल भी यही लिखना है, आप यही पढ़ लीजिए, यही लिखना है, नहीं। ये लिखना आप ऐसे हो जाएगी कि आपको एक लैंग्वेज सेम सी आप लिख रहे हो, आपको अपने लफ्जों में लिखना है। आंसर जो आपका एग्जामिनर होगा वो चेक करते समय ये पता कर पाएगा कि इस स्टूडेंट्स ने ये लिखे हैं और इसके विचार हैं वो इसमें झलक रहे हैं आंसर में, उसका वो पता चलेगा आप जो भी आंसर लिखोगे। फिर 8वां क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासनों की प्रकृति पर एक निबंध लिखिए। लोकतांत्रिक शासन एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का स्रोत जनता होती है। यह शासन प्रणाली समाज में स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्शों पर आधारित होती है। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य जनता की भलाई करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना। इस निबंध में हम लोकतंत्र ये इस तरीके से है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आपके बारे में आ जाए इसको एक बार पढ़ लीजिए। आप कह सकते हैं आप इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे ही याद कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। लोकतंत्र का आपने बारी बारी पढ़ा है, लोकतांत्रिक शासन क्या है, उसमें ये आप हेडिंग पढ़ सकते हैं, किस किस चीजों में वो काम करती है, उसके प्रकार क्या है और उसकी चुनौतियां क्या, उसके खिलाफ उसका निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। इनकी जो हेडिंग्स है, चुनौतियां, भ्रष्टाचार, इनको थोड़ा 2-2, 3-3 लाइन आप बढ़ा देना अपने आंसर लिखते समय, तो आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। थोड़ा पूरा 500 वर्ड का तो आपको करना ही है, और सिर्फ इतना ही लिखोगे आप। जैसे अगर लास्ट टाइम बचा आपके पास ये क्वेश्चन है तो आप इतना भी लिख सकते हैं, 2-2 लाइन का, आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। पर आप निष्कर्ष जरूर लिखिएगा हर एक क्वेश्चन में, लास्ट में कंक्लूजन और शुरू में परिभाषा, बीच में मेन बॉडी उसका, जो मैंने आपको एक वीडियो में समझाया है आपको किस तरीके से आंसर लिखना है, उस तरीके से आंसर लिखना। 9th क्वेश्चन है, यूरोपीय और अमेरिकी प्रकार के जो अमेरिकी की पार्टियां हैं उनके बीच में अंतर स्पष्ट करने की वहां की पार्टियां किस तरीके से ऑपरेट करती हैं, इस तरीके से मैंने लिखा है। ये पहले पार्टी सिस्टम दोनों के बारे में बताया कैसा रहेगा, फिर पार्टी का अनुशासन कैसा है वहां का, दोनों के बारे में 2-2 पॉइंट लिखे हैं। फिर विचारधारा और नीतियां किस तरीके की है वहां की,
यूरोप की और अमेरिका की फिर सदस्यता और भागीदारी किस तरीके से होती है? यूरोप में और अमेरिका में इस तरीके से लिखा है। फिर ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीयकरण पर निबंध कीजिए। ये निबंध है। आप लास्ट टाइम पे अगर निबंध टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप ऐसे टाइप में पूरा लिख सकते हैं, आपको पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है उसमें, आप पैराग्राफ टाइप की लिखिए और जो भी आपके दिमाग में है उस क्वेश्चन से रिलेटेड किस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो आपको पॉइंट बनाने की, हेडिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर टाइम कम है तो आपके पास उसको ऐसे टाइप में पैराग्राफ टाइप में लिख दिए, आपके जब भी नंबर आ जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की सरकार विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में अपनी स्वायत्तता और नियंत्रणता को बढ़ाती है। यह कदम आमतौर पर उस देश की वैज्ञानिक प्रगति तेज करने और विदेशी निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से उठाया जाता है। यानी विदेश पे जो निर्भरता है उसको कम करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मतलब राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण का हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकसित करना है, विदेशी निर्भरता को कम करना और विज्ञान की प्रगति करना, यानी नई नई रिसर्च करना, खोज करना। महत्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीयकरण के मायनों में महत्वपूर्ण। स्वायत्तता, यह देश के आत्मनिर्भर बनाता है और बाहरी देशों पर निर्भरता कम करता है। रोजगार, नई तकनीकी संस्थानों और वैज्ञानिक परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता से राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार होता है। आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति से देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। उदाहरण के लिए देखो, ये भारत में इसरो, चीन में हवाई जेटी, रूस में विज्ञान के प्रौद्योगिकी क्षेत्र, ये इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसके द्वारा विकसित की गई तकनीकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीयकरण का बेहतरीन उदाहरण है। इसरो ने कई जगह लॉन्च किए हैं, कई उपग्रह लॉन्च किए हैं और स्वदेशी रॉकेट प्रौद्योगिकी विकसित की है, जिसे भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। अभी मंगलयान भेजा था इसरो ने, कितना अचीवमेंट था हमारा, बहुत बड़ा, पूरे विश्व में हमारा नाम हुआ। चुनौतियां, वित्तीय संसाधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता, यानी बहुत ही ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। अगर हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास करना है, रिसर्च करनी है, इसमें बहुत पैसा लगता है, क्योंकि कई बहुत ट्रायल एंड एरर बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत वेस्ट होता है पैसा। मानव संसाधन, कुशल वैज्ञानिक और इंजीनियरों की कमी रहती है। अनुसंधान और विकास, उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान और विकास R&D के लिए पर्याप्त निवेश, यानी बहुत पैसा कम पड़ता है बढ़िया क्वालिटी के मटेरियल लाने में। निष्कर्ष आपका पढ़ लीजिएगा इसको आप, फिर देख ले शक्ति साझाकरण, ये फिर वही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से आप इसमें भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इसमें समझ आ जाएगा आपको। उदाहरण, ये थोड़े शॉर्ट आंसर लिखे हैं मैंने, आपको इसको समझना नहीं कि आपको यही लिखना है, थोड़ा इसको पढ़ना है, इसको समझने के लिए मैंने शॉर्ट लिखे हैं कि थोड़ा सा फॉर्मेट पता चल जाए आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। वैसा इसको लिखते समय आपको दो तीन लाइन हर एक हेडिंग में बढ़ा देनी है। लोकतंत्र में विधायिका की भूमिका क्या है? कानून बनाना, सरकार की निगरानी करना, बजट पारित करना, नीतियों पर चर्चा और बहस करना, प्रतिनिधित्व कर चयन करना। और फिर उदाहरण भारत की संसद का एक दिया मैंने, इसमें निष्कर्ष। फिर क्षेत्रीयता और राष्ट्रीयता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले क्षेत्रीयता के बारे में लिखा, फिर राष्ट्रीयता के बारे में लिखा, फिर दोनों के बीच अंतर, फिर दोनों में एक समन्वय यानी तालमेल हो तो किस तरीके से हमें बेनिफिट हो सकता है। न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है? न्यायिक समीक्षा का महत्व संविधान को सर्वोच्च बनाए रखना है, कानूनों की वैधता का जांच करना है। इन कानूनों वैलिड है, अभी भी जायज कानून बनाए गए हैं सरकार द्वारा, पर संविधान में जो पास हुए हैं, ये न्यायिक समीक्षा देखती है। न्यायिक समीक्षा का महत्व इस बात में निहित है कि यह लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करती है। यह संविधान की रक्षा करती है, सरकारी शक्ति को सीमित करती है और नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देती है। वैश्वीकरण के कारण राज्य की संप्रभुता पर क्या प्रभाव पड़ा? ये मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाया हुआ आपको MPS2 में शायद, तो ये भी पढ़ लेना। वैश्वीकरण के कारण राज्य किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, उसके आर्थिक प्रभाव, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, तकनीकी प्रभाव, और भी आप एक दो हेडिंग बना सकते हैं इसमें वैश्वीकरण को लेकर। तो ये वैश्वीकरण का तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान से ही होता है, आप बना के इसमें लिख सकते हैं। एक बार थोड़ा आपका बस मटेरियल दिमाग में होना चाहिए, इससे रिलेटेड आप इसको लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। और शाम तक कोशिश करूंगा मैं, अगर आप कहोगे तो इसमें कमेंट कर देना, मैं बाकी के जो 5 क्वेश्चन उसकी भी वीडियो बना दूंगा और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा अभी, जैसे वीडियो अपलोड होगी उसके साथ ही। गुड बाय, आपके एग्जाम अच्छे जाए, मैं उम्मीद ही करता हूँ।